कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे। फुल फोकस के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इस लिमिटेड टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। पीवाईक्यूज लगाने हैं सारे सब्जेक्ट के ही, रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट को, फुल मॉक टेस्ट देना है, उनके एनालिसिस करनी है दोस्तों। सो दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससीजी टिप्स। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2023 के लिए सारे ही सब्जेक्ट के कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यूज मिलेंगे 1 बाय 1 करके। और गेट 2024 के लिए एक रोड मैप लेकर आऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा और दूसरे एग्जाम्स को भी हम लोग फोकस करेंगे। सो आज के इस सेशन में हम लोग कंपाइलर डिजाइन के पीवाईक्यूज देखेंगे। सो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, हु एक्चुअली एम आई। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे इंडिया के बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। अनअकैडमी पे मुझसे सीएन पढ़ा होगा, ठीक है, गेट अकेडमी पे कंपाइलर डिजाइन, ओएस, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट सीओए आपने मुझसे पढ़ा होगा। टेक्स्ट बुक में भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपका, इंजीनियर्स अकेडमी पढ़ा चुका हूँ, द गेट अकेडमी में पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपने मुझे देखा होगा और कुछ ना कुछ मुझसे पढ़ा होगा दोस्तों। 8+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और 3 टाइम्स मैं गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। इंडिया के बहुत सारे लीडिंग एग्जाम्स भी मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, प्रेस्टीजियस एग्जाम्स, एचएएल, इसरो, डीटीयू, ओके, वन ऑफ द स्टेट लेवल एग्जाम, यूपीपीएससी लेक्चरशिप। 100K+ स्टूडेंट्स को मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। 100+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं सेमिनार ले चुका हूँ रिगार्डिंग गेट। तो ये मेरी प्रोफाइल है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ कंपाइलर। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर 4 का ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है, रिसेंटली ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 2021 का क्वेश्चन है आपका, ये 2021 का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो रूल फर्स्ट और रूल सेकंड आपको गिवन है, ये आपके इनमें से कौन सा रूल आपका एल एट्रीब्यूटेड की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, ठीक है, ये आपको पता करना है। और इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो शेयरिंग जितनी कर सकते हो उतनी कर दो यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट डिस्कस कर चुका था, आपको डेफिनेशन भी पता है, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, यहां पर थोड़ा सा यहां पे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका सिंथेसाइज एस एट्रीब्यूटेड होती है वो क्या होती है? एस एट्रीब्यूटेड जो एसडीटी होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या होती है आपकी? सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन आपका क्या होता है? एस एट्रीब्यूटेड, ठीक है, सिंपल है। वो क्या होता है? जब कोई भी एसडीटी सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का यूज करेगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इफ एनी एसडीटी will use only synthesized attribute then it is called as attributed, तब उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे? एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी कहेंगे। एस एट्रीब्यूटेड, द्वारा रिवाइज करा दे रहा हूं मैं आपको, एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी कहेंगे उसको हम लोग, ठीक है। कोई भी एसडीटी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जब आपके सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का ही यूज करेगी ओनली, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी। और ये अपनी वैल्यू किस मैनर में कैलकुलेट करता है? बॉटम अप मैनर में एस एट्रीब्यूटेड एसडीटीज बॉटम अप मैनर में वैल्यू कंप्यूट करती हैं, ठीक है, बॉटम अप मैनर में अपनी वैल्यू कंप्यूट करती हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स, एल एट्रीब्यूटेड एसडीटीज बताई थी मैंने आपको। एल एट्रीब्यूटेड यानी कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, वो क्या होती है दोस्तों आपकी? वो क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर कोई एसडीटी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन आपका यूज करेगी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को भी एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को भी, बट देयर इज ए कंडीशन इन द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कैन इनहेरिट इट्स वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट सिबलिंग ओनली। हमेशा लेफ्ट सिबलिंग से अपनी वैल्यू इनहेरिट करेगा, ठीक है, हमेशा लेफ्ट सिबलिंग से अपनी वैल्यू इनहेरिट करेगा। इफ एनी एसडीटी, ठीक है, यूजेस बोथ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, और ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट इनहेरिटेड एट्रीब्यूट मैं आपको बता चुका था,
synthesized attribute and inherited attribute but a restriction एक restriction होती है, but a restriction inherited attribute, यहां पर आपके inherited attribute में एक restriction होती है, वो क्या होती है? can inherit its value from left sibling, सिर्फ अपनी वैल्यू लेफ्ट सिबलिंग से ही इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, लेफ्ट सिबलिंग से ही इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ? ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो चलो आपको एस एट्रीब्यूटेड क्लियर है, इनहेरिटेड एल एट्रीब्यूटेड एसडीटीज क्लियर है। इस तरीके का आपका इनका रिलेशनशिप होता है। जो आपके एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी होती हैं, एस एसडीटीज जो होती हैं आपकी, वो सबसेट होती हैं एल एट्रीब्यूटेड एसडीटीज की। ये चीज आपको क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स सभी को? आप क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। प्रियंका एंड एवरीवन गाइस, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, सेशन को और शेयर करिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कंसीडर दी प्रोडक्शंस A टेंड्स टू PQ एंड A टेंड्स टू XY, ईच ऑफ द 5 नॉन टर्मिनल्स, यहां पे A P Q X आपके नॉन टर्मिनल्स हैं, एंड ठीक है Y हैज 2 एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट आपका S है, S इज ए सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, यहां पर S आपका सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एंड I इज एन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, और I आपकी इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कंसीडर दी फॉलोइंग रूल्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहां पे रूल नंबर फर्स्ट आपका ये है, रूल नंबर सेकंड आपका ये है। तो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट आपका कौन सा होता है? ए एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट व्हेन इट विल कंप्यूट इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन। जब कोई भी एट्रीब्यूट अपनी वैल्यू अपने चिल्ड्रन से कंप्यूट कर रहा हो, ठीक है, तो वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। और आपके इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है? जब कोई भी एट्रीब्यूट, ठीक है, अपनी वैल्यू या तो अपने पेरेंट से कंप्यूट करे या अपने सिबलिंग से कंप्यूट करे, उसको इनहेरिटेड एट्रीब्यूट कहते हैं। अभी मैंने आपको एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी बताया और एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी बताया डिटेल में मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, डिटेल में मैंने आपको बताया। गुड इवनिंग मधुर गुप्ता जी, गुड इवनिंग। तो यहां पर देखो, यहां पर रूल फर्स्ट, P डॉट आई इक्वल टू A डॉट आई प्लस 2, P डॉट आई इक्वल टू A डॉट आई प्लस 2, ठीक है। तो ये जो मेरा ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा L एट्रीब्यूटेड एसडीटी हो गया, यानी कि I मेरा यहां पर क्या है? I मेरा यहां पर है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। सो यस, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट में आपका क्या होता है कि जो या तो कोई भी चिल्ड्रन अपनी वैल्यू या तो अपने पेरेंट्स से कंप्यूट करेगा या अपने सिबलिंग से कंप्यूट करेगा। तो देखो यहां पर P जो है, P डॉट आई इक्वल टू A डॉट आई प्लस 2, यस, P जो है यहां पर ये अपनी वैल्यू अपने पेरेंट्स से कंप्यूट कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये मेरा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग सही है। अब यहां पर आ जाओ, Q डॉट आई इक्वल टू P डॉट आई प्लस A डॉट आई। तो Q डॉट आई यानी कि ये जो Q यहां पर एट्रीब्यूट है, ये अपनी जो वैल्यू है वो अपने सिबलिंग P से कंप्यूट कर रहा है प्लस अपने पेरेंट से कंप्यूट कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर्टी सही है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर देखो, A डॉट S इक्वल टू P डॉट S प्लस Q डॉट S। सो A डॉट S इक्वल टू P डॉट S, बिल्कुल यहां पर ये आपका क्या है? सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है, ये अपनी वैल्यू अपने चिल्ड्रन से कंप्यूट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट भी है, ठीक है। तो यहां पर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट भी है और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी है, प्रॉपर्टी पूरी फॉलो हो रही है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा, मैंने आपको बताया ऐसा एसडीटी जो आपके दोनों का यूज करे, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट का भी यूज करे एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का भी यूज करे, और लेकिन इनहेरिट में वो अपनी वैल्यू सिर्फ अपने लेफ्ट सिबलिंग से ले सकता है, इनहेरिट में अपनी वैल्यू सिर्फ अपने लेफ्ट सिबलिंग से ले सकता है। तो देखो यहां पर Q ने अपनी वैल्यू लेफ्ट सिबलिंग से ली, तो यहां पर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है आपके L एट्रीब्यूटेड एसडीटी की, प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है अपने। देखो यहां पर Q ने अपनी वैल्यू जो है, Q ने अपनी वैल्यू अपने लेफ्ट सिबलिंग से ली है, अपने लेफ्ट सिबलिंग से ली है, बिल्कुल सही है।
सो यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी, तो देखो मैंने यहाँ पर जो आपको बताया था, ये देखो, इफ एनी एसडीटी यूजेस बोथ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट बट ए रिस्ट्रिक्शन इन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट कैन इनहेरिट इट्स वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट सिबलिंग ओनली, वो फॉलो कर रहा है वहां पर, यहां पर फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा एल एट्रीब्यूटेड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रूल 1 क्या हो गया, एल एट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। रूल 1 मेरा क्या हो गया, एल एट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, अब देखो रूल 2 देखो यहां पर, x डॉट आई इक्वल टू ए डॉट आई, तो x अपनी वैल्यू ठीक है, ए डॉट आई अपने पेरेंट से कंप्यूट कर रहा है, प्लस y डॉट एस, ठीक है, प्लस जो है यहां पर देखो y डॉट एस, ठीक है, x अपनी वैल्यू y से कैलकुलेट यहां पर देखो। ठीक है, तो यहां पर ये रूल आपका हो गया गलत। ठीक है, ये रूल आपका गलत हो गया, तो यहां पर जो है ये आपका जो है अपनी वैल्यू अपने राइट सिबलिंग से कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये रूल आपका एल एट्रीब्यूटेड को फॉलो नहीं करेगा, यहां पर आपका गलत हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको, बात सबको क्लियर होगी माय डियर फ्रेंड्स? शेयर करो दबाकर यार, मजा आएगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोथ रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड आर एल एट्रीब्यूटेड, नो। यहां पर देखो, यहां पर प्रॉब्लम है, एक्स अपनी वैल्यू जो है अपने पेरेंट से कर रहा है, कोई बात नहीं, बट अपने राइट सिबलिंग से कर रहा है। ठीक है, तो गलत हो गया यहां पर। सो आपका रूल फर्स्ट ही एल एट्रीब्यूटेड है, आपका ओनली रूल फर्स्ट ही एल एट्रीब्यूटेड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ओनली रूल सेकंड इज एल एट्रीब्यूटेड, नो, नाइदर रूल फर्स्ट नॉर रूल सेकंड इज एल एट्रीब्यूटेड, नो, ऑप्शन बी इज राइट 100%। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स? दबाकर शेयर करो, सेशन को लाइक ठोको यार। और 70-80 प्लस कल वार उस दिन के लोग कहां चले गए सब, जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सेशन को कंटिन्यू करिए, चैप्टर 4 के क्वेश्चंस कराइए अच्छे अच्छे वाले, सब कहां चले गए यार? क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन गाइस? 2021 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, और मैंने बहुत डिटेल में आपको बता रखा है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एस एट्रीब्यूटेड एसडीटीज क्या होती हैं, एल एट्रीब्यूटेड एसडीटीज क्या होती हैं, सब मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? लेकिन वो मजा नहीं आ रहा जो उस दिन मजा आ रहा था, 70-80 प्लस बंदे थे लाइव यार। ठीक है, वो सारे बंदे आज पता नहीं कहां हैं, सबको ऐड करो फटाफट और जोड़ो, तभी मजा आएगा। वो सारे मेरे शेयर कहां चले गए जो उस दिन मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम लोगों को जो है सारी चीजें करा दीजिए यहां पर। चलो आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ये सबको समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन, और मैंने आपको बड़ी डिटेल में इसको बता रखा था कि कौन कौन से आपके 3 एड्रेस कोड होते हैं, कौन कौन सी चीजें। तो मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। रूल फर्स्ट एंड रूल सेकंड एक बार और समझा दूं, सिंपल है यार। ठीक है, सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है। देखो यहां पर एक बार अपने आप करना हो जाएगा वो आपसे राहुल, जो मैंने आपको बताई है एसडीटीज। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएंगे सारे मेरे जितने भी परम प्रिय विद्यार्थी हैं यहां पर। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको जब एक टेबल जब मैंने आपको सारे फेजेस लिखवाए थे तो वहीं पे मैंने आपको बता दिया था सब कुछ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाइलर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर नॉट एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। 2021 का क्वेश्चन है गेट का, 1 मार्क का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका। सो माय डियर फ्रेंड्स, 3 एड्रेस कोड भी आपका इंटरमीडिएट कोड होता है, बिल्कुल आपको बात पता है। अब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, जिसको हम लोग डैग भी कहते हैं, अभी डिस्कस करेंगे आज, जिसको हम लोग डैग कहते हैं, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों मजा आएगा, आपको लास्ट तक टिके रहो, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में आज आपको बताऊंगा कि 2 मार्क्स आपके यहां से कंफर्म हो जाएंगे। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री को हम लोग डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ भी कहते हैं, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ भी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, बिल्कुल ये भी आपका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कोड का। ठीक है, सिंबल टेबल जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कोड, it is a data structure which is used to store the attributes and the which is used to store the variables and their attributes. ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, it is a data structure, it is a
DS, data structure which is used to store, which is used, सबको पता है, which is used to store variables and their attributes, variables and their attributes and its attributes like size of the variable, scope of the variable, etc. ठीक है, क्लियर है सभी को? मजा आया दोस्तों? लाइक प्रॉपर करते रहो, शेयर करते रहो और लगभग 50-60 प्लस ले जाओ, तभी मजा आएगा। सो यहां पर ध्यान से सुनो, आपका 3 एड्रेस कोड भी इंटरमीडिएट कोड का रिप्रेजेंटेशन है, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जिसको हम लोग डैट कहते हैं वो भी उसका रिप्रेजेंटेशन है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी उसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सिंटैक्स ट्री भी उसका रिप्रेजेंटेशन है, और पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड का एक रिप्रेजेंटेशन और होता है आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन इज ऑल्सो इंटरमीडिएट कोड, पोस्ट फिक्स नोटेशन इज ऑल्सो इंटरमीडिएट कोड माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल बताऊंगा प्रियंका, बिल्कुल बताऊंगा, कंट्रोल फ्लो ग्राफ डिटेल में बताऊंगा, एग्जाम्पल लेके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ के बारे में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा आज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है, मतलब आप लोग भी कंफ्यूज रहते हो कि सर यहाँ पर स्टार्ट नोड एंड नोड को कंसीडर करना है कि नहीं, सर आंसर में तो 2 नोड एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको आज क्लियर करूंगा। यहाँ पर शेयर करो गाइस एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखना 3 एड्रेस कोड भी आपका इंटरमीडिएट कोड है, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जिसको हम लोग डैक कहते हैं वो भी इंटरमीडिएट कोड है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी इंटरमीडिएट कोड है, और पोस्ट फिक्स नोटेशन अगर आपको गिवन है तो वो भी आपका इंटरमीडिएट कोड ही है, वो भी आपका इंटरमीडिएट कोड ही है माय डियर फ्रेंड्स। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। ये रहा मेरे परमप्रिय विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा क्या होते हो, कंफ्यूज होते हो, ठीक है। ये भी आपका 2021 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 2021 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बिल्कुल बताऊंगा आपको, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक ब्लॉक्स, ठीक है, लीडर स्टेटमेंट क्या होता है बेसिक ब्लॉक में, कैसे किसी 3 एड्रेस कोड को बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, सब कुछ बताऊंगा आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका फॉर ए स्टेटमेंट एस इन ए प्रोग्राम, फॉर ए स्टेटमेंट एस इन ए प्रोग्राम इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइवनेस एनालिसिस, लाइवनेस एनालिसिस की बात करेंगे यहां पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइवनेस एनालिसिस द फॉलोइंग सेट्स आर डिफाइंड, द फॉलोइंग सेट्स आर डिफाइंड, ठीक है। सो जो लाइवनेस एनालिसिस होती है पहले वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं डिटेल में, ध्यान से सुनना। लाइवनेस एनालिसिस, ठीक है, लाइवनेस एनालिसिस में डिस्कस कर रहा हूं, एक कोड लेके आपको डिटेल में समझा दूंगा, आपको सारी चीजें खुद समझ में आ जाएंगी। लाइवनेस एनालिसिस, लाइवनेस एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका लाइवनेस एनालिसिस होता है, जो लाइवनेस एनालिसिस होता है वो रजिस्टर एलोकेशन के लिए यूज करते हैं और डेड कोड एलिमिनेशन के लिए यूज करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है। सो पहले जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको सारे शॉर्टकट्स, सारे शॉर्ट नोट्स मैं आपको दिए देता हूं यहां पर, ठीक है। तो लाइवनेस एनालिसिस हम लोग यूज क्यों करते हैं, रजिस्टर एलोकेशन के लिए यूज करते हैं। इसका पर्पस क्या है, रजिस्टर एलोकेट करने के लिए, रजिस्टर एलोकेशन के लिए लाइवनेस एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं। और अगर हमारे सोर्स प्रोग्राम में कहीं पर भी डेड कोड है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए लाइवनेस एनालिसिस का यूज करते हैं। डेड कोड एलिमिनेट करने के लिए, डेड कोड एलिमिनेशन में इसका यूज करते हैं लाइवनेस एनालिसिस का। अगर कोई कोड आपका डेड है, अगर कोई कोड आपका डेड है, ठीक है, तो हम उसका यूज क्यों करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सपोज x इज लाइव वेरिएबल, ठीक है। x मेरा कोई वेरिएबल है, x इज लाइव वेरिएबल, ठीक है, एट पॉइंट si, ठीक है। x मेरा कोई लाइव वेरिएबल है किसी प्रोग्राम पॉइंट si पर, किसी प्रोग्राम पॉइंट कहां पर माय डियर फ्रेंड्स, si पर मेरा क्या है, लाइव है, ठीक है। सो हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली चीज आप क्या चेक करोगे, देयर इज ए स्टेटमेंट, देयर इज ए स्टेटमेंट। अभी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको लिख लो आराम से। देयर इज ए स्टेटमेंट si यूजिंग x,
ठीक है, यूजिंग का मतलब यहां पर है रीड कर रहा होगा, मतलब कोई अगर ऐसा स्टेटमेंट ऐसा ही होना चाहिए जो एक्स को यूज कर रहा हो, ठीक है, जो एक्स को क्या कर रहा हो, यूज कर रहा हो, यानी कि उसको रीड कर रहा हो, यानी कि उसको क्या कर रहा हो, रीड कर रहा हो। पहला पॉइंट तो आपका यही है। दूसरा पॉइंट आपका क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपको प्रोग्राम गिवन है वहां पर एक ऐसा पाथ होना चाहिए SI टू SJ, SI टू SJ क्या होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए, ठीक है। देयर इज ए पाथ, वो मैं सारी चीजें अभी आपको समझाऊंगा। देयर इज ए पाथ फ्रॉम SI टू SJ, फ्रॉम SI टू SJ, यानी कि रीचेबल होना चाहिए, SI से SJ पे रीचेबल होना चाहिए, ठीक है, रीचेबल होना चाहिए, रीचेबिलिटी होनी चाहिए, रीचेबिलिटी होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। इन सबको लिख लो, फिर मैं अभी आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका यहां पर क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट आपका यहां पर क्या होना चाहिए, देयर इज नो न्यू डेफिनेशन बिफोर SJ, जो वेरिएबल आपका लाइव है उसकी SJ से ऊपर कोई न्यू डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो न्यू, लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और गेट में क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से बना लोगे। देयर इज नो न्यू डेफिनेशन बिफोर SJ, बिफोर SJ से पहले कोई उसकी न्यू डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर SJ से पहले कोई न्यू डेफिनेशन है उस वेरिएबल x की तो वो आपका लाइव नहीं है, फिर उस स्टेटमेंट पे वो डेड है, ठीक है। तो सबने इसको लिख लिया यहां पर अच्छे से। चलो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, शेयर करो, दबाकर शेयर करो यार, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। चलो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं, इसको एक एग्जांपल ले रहा हूं आराम से और तब मैं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट पर x इक्वल टू a प्लस बी, कोई दूसरा स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, y इक्वल टू d प्लस सी, एंड तीसरा स्टेटमेंट कोई आपका यहां पर है, ठीक है, x इक्वल टू x प्लस वी, ठीक है। तो यार सपोज आपके कोई तीन स्टेटमेंट है यहां पर और आपको पता करना है कि ए बी स्टेटमेंट फर्स्ट पर कितने लाइव, स्टेटमेंट फर्स्ट पर कौन कौन से आपके वेरिएबल लाइव है, स्टेटमेंट सेकंड पे कौन कौन से वेरिएबल लाइव है, एंड स्टेटमेंट थर्ड पे कौन कौन से वेरिएबल लाइव है। तो सबसे पहले इसके लिए आप क्या करो, एक टेबल बना लो। जो भी आपको ब्लॉक्स गिवन है, जहां पर भी पूछा है कि इस ब्लॉक में बताइए कौन कौन से वेरिएबल लाइव है, बेसिक ब्लॉक में जनरली पूछते हैं, वो भी क्वेश्चन मैं अभी आपके साथ कराऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक टेबल बना लिया करो। स्टेटमेंट फर्स्ट में 2 और 3 के लिए एक टेबल बनाओ, सबके लिए क्या बनाओ, एक टेबल बनाओ, ठीक है, एक टेबल बनाओ। तो देखो यहां पे वेरिएबल कितने हैं, ए बी डी सी, ठीक है, एक्स और वाई, इतने वेरिएबल हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 पर कौन कौन से वेरिएबल लाइव हैं, कौन कौन से वेरिएबल डेड हैं। बड़े ध्यान से सुनना और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही बात करेंगे हम लोग, डेफिनेशन से बिल्कुल भी इधर नहीं भटकेंगे। तो हमने क्या कहा, कोई वेरिएबल x आपका लाइव तब होगा देयर इज ए स्टेटमेंट SI यूजिंग x। तो यहां पर देखो, यहां पर इस वाले पहले वाले स्टेटमेंट में ये किन किन वेरिएबल का यूज कर रहा है, आप ही लोग मुझे बताओगे। पहले वाले स्टेटमेंट में किन किन वेरिएबल का यूज कर रहा है, किन किन वेरिएबल को रीड कर रहा है। रीड करना और यूज करना दोनों इक्वल टर्म है। किन किन वेरिएबल को यूज कर रहा है ये, जल्दी बताओ, किन किन वेरिएबल को यूज कर रहा है ये, आप ही लोग बताओ मुझे। ए और बी को यूज कर रहा है ना, ए और बी को रीड कर रहा है ना स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पर ए और बी मेरे लाइव हैं। तो देखो अगर x मेरा लाइव कब होगा, एट पॉइंट SI पर देयर इज ए स्टेटमेंट SI यूजिंग x, ठीक है, वो रीड कर रहा हो। तो यहां पर देखो स्टेटमेंट फर्स्ट ए और बी, इधर लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग, ठीक है, राइट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं यूज करना। राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होते हैं किसी भी स्टेटमेंट पर, तो मतलब वो स्टेटमेंट उन वेरिएबल्स का यूज कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी का यूज कर रहा है, मतलब ए और बी यहां पर इस स्टेटमेंट पर लाइव है, इस स्टेटमेंट पर लाइव है। अब बात करनी है डी सी एक्स वाई, इन सबको देखना है, ठीक है, ये लाइव है कि नहीं है। तो अब अगले वाले, अब पहला वाला स्टेटमेंट तो हो गया, जो यहां पर SI पर जो आपके वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे, रीड हो रहे होंगे, वो लाइव होंगे उस स्टेटमेंट पर। अब अभी एक 3 एड्रेस कोड क्या होता है, एक वे में, एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, देयर इज ए पाथ फ्रॉम SI टू SJ। तो ये मेरा SI है अभी और ये मेरा SJ है, तो यहां पर ये पाथ है। तो बाकी को देखने के लिए हम लोग नीचे आएंगे। तो नीचे वाला स्टेटमेंट मेरा किस किस का यूज कर रहा है, D और C का यूज कर रहा है, ठीक है, D और C का यूज कर रहा है। मतलब अब ये देखो कि D और C आपके कहीं इसके ऊपर की कोई न्यू डेफिनेशन तो नहीं है,
तो देखो मेरी डी और सी की न्यू डेफिनेशन ऊपर कहीं पर भी नहीं है। तीसरे वाले स्टेटमेंट पर आओ, देयर इज नो न्यू डेफिनेशन बिफोर एस जे। तो ये ऐसा ही था मेरा, अभी ये मेरा एस जे था, तो एस जे पर कौन कौन सा स्टेटमेंट, कौन कौन से वेरिएबल यूज कर रहा है, स्टेटमेंट टू डी और सी। लेकिन ये लाइव तभी होंगे, ठीक है, लाइव तभी होंगे जब इससे ऊपर वाले, जब इससे ऊपर कहीं पर भी डी और सी की न्यू डेफिनेशन नहीं होगी। तो क्या मेरी डी और सी की न्यू डेफिनेशन है इससे ऊपर, एस जे के ऊपर नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट फर्स्ट पे क्या है, लाइव है। ये भी स्टेटमेंट फर्स्ट पे क्या है, लाइव है। अब देखना है एक्स और वाई। तो देखो मेरा यहां पर मेरा देखो, यहां पर मेरा एक्स और बी दोनों आपके यूज हो रहे हैं। यहां पर देखो स्टेटमेंट थर्ड में एक्स मेरा यूज हो रहा है, लेकिन एक्स एस जे, अब मेरा एस जे ये हो गया, ऐसा ये हो गया, एस जे मेरा ये हो गया, नीचे मूव करते रहेंगे। तो देखो एक्स की डेफिनेशन न्यू एक है फर्स्ट पर, तो ये डेड हो गया। अगर न्यू डेफिनेशन है तो लाइव नहीं है, नो न्यू डेफिनेशन, कोई न्यू डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर एक्स की न्यू डेफिनेशन जस्ट बिफोर एस जे है कि नहीं है, तो ये मेरा यहां पर डेड हो जाएगा। और बाई की हम लोगों ने कहीं बात ही नहीं की है, तो मेरा वैसे भी डेड हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई सबको? जिसको भी ना समझ में आई एक बार पूछ लेना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपसे, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी एक बात क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको बेसिक ब्लॉक के टर्म में बात करूं, अगर मैं बेसिक ब्लॉक के टर्म में बात करूं माय डियर फ्रेंड, सपोज ये मेरा बेसिक ब्लॉक B1 है, मेरा बेसिक ब्लॉक B2 है। सो जो मेरा आउट ऑफ B1 होगा, जो मेरा आउट ऑफ B1 होगा, जो मेरा आउट ऑफ B1 होगा, जो अगर ये बेसिक ब्लॉक इस टाइप से जुड़े हुए हैं आपस में, बेसिक ब्लॉक की मैं बात करूंगा, कंट्रोल फ्लो ग्राफ की बात करूंगा। सो बेसिक ब्लॉक B1, बेसिक ब्लॉक B2 और 3 एड्रेस कोड एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। तो जो मेरा आउट ऑफ B1 होगा वो मेरे लिए इन ऑफ B2 होगा ना, और इसको हम लोग यूज ऑफ B2 भी कह देंगे, यूज ऑफ B2 भी कह देंगे। यस और नो, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, यस और नो, यस यस, ठीक है। हाउ बी डेड, हाउ बी डेड, कहां पर बी डेड है आपका, बी डेड नहीं है, बी आपका लाइव है, बी आपका लाइव है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो अब मेरा पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया, अब इसको नहीं देखेंगे, अब बी के नीचे वाले देखेंगे। तो स्टेटमेंट सेकंड की अगर बात करें तो स्टेटमेंट सेकंड पर लेफ्ट हैंड साइड पर किन किन का यूज कर रहा है, ये डी और सी का यूज कर रहा है। तो डी और सी तो मेरे लाइव है ही है, डी और सी तो मेरे लाइव है ही है। स्टेटमेंट 2 पर बात करते हैं। अब स्टेटमेंट 2 पर हम लोग देखेंगे क्या मेरा ए और बी लाइव है। तो देखो जब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, तो 3 तक की हम लोग बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो कहीं पर भी ए और बी को यूज नहीं किया जा रहा है, ए और बी को यूज नहीं किया जा रहा है, तो डेड है आपके दोनों। स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं अभी हम। अब मैं देख रहा हूं यहां पर एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स और वाई मेरे ठीक है, एक्स और वाई मेरे लाइव है कि नहीं। तो देखो मेरा यहां पर एक्स और बी को यहां पर यूज किया जा रहा है स्टेटमेंट थर्ड पर, ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड पर मेरा एक्स और बी को यूज किया जा रहा है। बट इससे पहले ना तो एक्स मेरा डिफाइंड है ना मेरा बी डिफाइंड है, ठीक है, ना मेरा एक्स डिफाइंड है ना मेरा बी डिफाइंड है। तो एक्स मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स मेरा यहां पर हो जाएगा लाइव, ठीक है, और बाई को तो मैंने, अब बाई मेरा यहां पर बाई की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, डेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको, ठीक है। हाँ, बी आपका यूज में है यहां पर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहां पर बी आपका लाइव हो जाएगा, बी यहां पर क्या हो जाएगा आपका, लाइव हो जाएगा, बी आपका लाइव हो जाएगा। यहां पर बी और एक्स आपके यूज में है, और बी और एक्स को जस्ट एस जे के ऊपर कहीं पर भी रिडिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लोग आगे की बात कर लेंगे। क्लियर हो गई सबको ना, ये वाली बात सबको समझ में आई ना, आउट ऑफ B1 इक्वल टू इन ऑफ B2 और यूज ऑफ B2, ठीक है। हाँ बिल्कुल लाइव होगा जितन कुमार, बिल्कुल लाइव होगा, बिल्कुल लाइव होगा, ठीक है। सो ये बात समझ में आई सबको। देखो यहां पर जो, ठीक है, तो इस तरीके से अगर बेसिक ब्लॉक की बात करें तो जो आउट ऑफ B1 होता है वो इन ऑफ B2 और यूज ऑफ B2 होता है, ठीक है। चलो अब मैं वापस से क्वेश्चन पे जा रहा हूं, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और क्वेश्चन का
बेटा जल्दी बताओ उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेटा ये PYQ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई दो बेसिक ब्लॉक अगर कोई होते हैं आपके, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर यूज ऑफ एक्स का मतलब क्या है, द सेट ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन एस, स्टेटमेंट, एस का मतलब यहां पर स्टेटमेंट है, तो वो वेरिएबल्स का सेट जो स्टेटमेंट एस पर आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको यूज ऑफ एस कहेंगे। इन ऑफ एस का मतलब क्या है, द सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट आर लाइव एट द एंट्री ऑफ एस, जो स्टेटमेंट एस पर लाइव है उनको इन ऑफ एस कहेंगे। और आउट ऑफ एस का मतलब क्या है, द सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट आर लाइव एट द एग्जिट ऑफ एस, ठीक है। तो इन सबका मतलब आपको बताया हुआ है यहां पर, ठीक है। कंसीडर ए बेसिक ब्लॉक दैट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स S1 फॉलोड बाय S2, ठीक है। S1 अगर दो बेसिक ब्लॉक अगर आपके B1 और B2 है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दो बेसिक ब्लॉक अगर आपके B1 और B2 हैं, तो यहां पर जो आउट ऑफ B1 होंगे, आउट ऑफ B1 होंगे, ठीक है, जो भी वेरिएबल आउट हो रहे होंगे B1 से, वो इन किसके लिए होंगे, जल्दी ध्यान से बताओ। जो भी वेरिएबल आपके आउट ऑफ B1 होंगे वो इन किसके लिए होंगे, इन किसके लिए होंगे, B2 के लिए होंगे। इन किसके लिए होंगे, B2 के लिए होंगे माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो यहां पर कोई मैं दो स्टेटमेंट ले रहा हूं, यहां पर कोई दो स्टेटमेंट ले रहा हूं। सपोज A इक्वल टू मैंने ले लिया x प्लस वाई, सपोज मैंने A इक्वल टू ले लिया यहां पर x प्लस वाई, और यहां पर B इक्वल टू ले लिया मैंने a कॉमा x, ठीक है, B इक्वल टू ले लिया मैंने यहां पर a कॉमा x। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनो यहां पर, ठीक है। सो ये मेरा स्टेटमेंट S1 सपोज हो गया, ये मेरा स्टेटमेंट S2 हो गया, ये मेरा स्टेटमेंट S1 हो गया, ये मेरा स्टेटमेंट S2 हो गया। सो यहां पर सबसे पहले यूज ऑफ S2 निकालो, यूज ऑफ S2, इस यूज ऑफ S2 मेरा क्या होगा, यहां पर ये मेरा S1 हो गया, मेरा S2 हो गया। यूज ऑफ S2 मेरा किस किस को रीड कर रहा है, किस किस को यूज कर रहा है, a कॉमा x को यूज कर रहा है, तो यूज ऑफ S2 मेरा हो गया। तो जो मेरा यूज ऑफ S2 है वही तो मेरा आउट ऑफ S1 है, ठीक है, जो ये यूज कर रहा है S2 वही तो आउट ऑफ S1 है, ठीक है। सो आउट ऑफ S1 मेरा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ S1 भी मेरा क्या हो जाएगा, जो S2 यूज कर रहा है वही आउट हो रहा है S1 से, S1 से जो निकलेगा वही तो S2 यूज करेगा। सो आउट ऑफ S1 मेरा क्या हो गया, a कॉमा x हो गया, a कॉमा x हो गया। और यहां पर देखो यूज क्या कर रहा है मेरा, यहां पर यूज ऑफ, यानी कि इन की बात करें या यूज की बात करें, ठीक है। सो यहां पर मेरा इन ऑफ S1 क्या हो गया, इन ऑफ S1, ठीक है, इन ऑफ S1 मेरा क्या हुआ, यहां पर इन ऑफ S1 मेरा हो गया x कॉमा वाई, x कॉमा वाई, सिंपल सी कहानी है, x कॉमा वाई हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर रख के देखो, यहां पर रख के देखो, आउट ऑफ S1 इक्वल टू इन ऑफ S2। सो आउट ऑफ S1 इक्वल टू इन ऑफ S2, बिल्कुल सही बात होती है, आउट ऑफ S1 इक्वल टू इन ऑफ S2, यानी बेसिक ब्लॉक को हम लोगों ने स्टेटमेंट S1 फॉलो कर रहा है S2 को, S1 फॉलो कर रहा है S2 को। तो जो मेरा आउट ऑफ S1 होगा वो मेरा इन ऑफ S2 होगा, ठीक है, आउट ऑफ S1 जो मेरा होगा वो इन ऑफ S2 होगा, बिल्कुल होगा। यहां मैंने आपको बता ही दिया, अगर कोई दो बेसिक ब्लॉक B1 B2 है, सो आउट ऑफ B1 इक्वल टू इन ऑफ B2 होगा, जो इसका आउट होगा वो इसके लिए इन होगा। सो अगर S1 S2 को फॉलो कर रहा है, सो जो आउट ऑफ S1 होगा वो मेरा इन ऑफ S2 होगा, बिल्कुल होगा। सो ये बात तो मेरी सही है, ये बात तो मेरी सही है। अब देखो मेरे ऑप्शन बी और सी और डी क्यों गलत है, ऑप्शन बी सी और डी क्यों गलत है, बड़े ध्यान से सुनो। आउट ऑफ S1 इक्वल टू इन ऑफ S2, सो आउट ऑफ S1 मेरे पास क्या है, a कॉमा x इक्वल टू इन ऑफ S1, इन ऑफ S1 के इन कौन से है, x कॉमा वाई, यूनियन यूज ऑफ S1, ठीक है, यूज ऑफ S1, ठीक है, इन ऑफ S2, ठीक है। और इन ऑफ मेरे S2 क्या है, इन ऑफ मेरे S2 क्या है, a कॉमा x हो जाएगा ना, a कॉमा x होगा यहां पर, a कॉमा x। जो आउट ऑफ S1 होगा वो इन ऑफ S2 होगा। सो मेरा इन ऑफ S1 मेरा है x कॉमा वाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और आउट ऑफ S1 मेरे क्या है, आउट ऑफ S1 मेरे a कॉमा x है ना, a कॉमा x हो जाएंगे। आउट ऑफ S1 मेरे क्या हो जाएंगे, a कॉमा x। तो यहां पर a कॉमा x इक्वल टू, यहां पर सिंपली x आएगा, दोनों आप में इसमें इक्वल नहीं है, ऑप्शन बी गलत हो गया आपका, ऑप्शन बी गलत हो गया। आउट ऑफ S1 मेरे क्या है, a कॉमा x है, a कॉमा x इक्वल टू यूज ऑफ S1 का मतलब है इन ऑफ S1। सो x कॉमा वाई यूनियन आउट ऑफ S2 मेरा क्या होगा,
आउट ऑफ S2, ठीक है, आउट ऑफ S2 मेरा क्या होगा, ठीक है, आउट ऑफ S2, आउट ऑफ B1 इक्वल टू इन ऑफ S2, और आउट ऑफ S2 मेरा क्या होगा, a, x ही तो होगा, ठीक है, a, x होगा, a, x होगा, ठीक है। इस तरीके से आप चेक करोगे सब आपके गलत आ जाएंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सभी को? सेशन को लाइक करो, शेयर करो और जबरदस्त इसको बता दो, बात दिल तक पहुंच गई सबके, सबके बात दिल तक पहुंच गई माय डियर फ्रेंड्स। चलो, सो बहुत सिंपल सी कहानी है, इन और आउट आपको देख लेना है, ये स्टेटमेंट है आपके, बिल्कुल आप बिल्कुल सही आंसर यहां पे कर दोगे। सो आगे बढ़े, आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी कहानी है, इन और आउट देखिए। क्रिस्टल क्लियर हुआ सभी को? क्रिस्टल क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर आउट ऑफ S2 की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे ना, आउट ऑफ S2 मेरे क्या होंगे, a, x ही होंगे, आउट ऑफ S2 मेरे क्या होंगे, a, x ही होंगे ना, ठीक है। सो ये B C D गलत है, आपका जो आउट ऑफ S1 होगा वो इन ऑफ S2 होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट था यहां पर। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये रहा आपके स्क्रीन पर, मैंने इसलिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये स्टेटमेंट दे दिया था, देखो यहां पर, इसको याद रखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डायमंड क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। यहां पर आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपका जो है कॉमन एक्सप्रेशन क्या होता है, लूप ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ रिडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी ना तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड सेगमेंट, सी कोड सेगमेंट आपका ये रहा, ठीक है। सो यहां पर ये आपको कोई सी प्रोग्राम गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सी चीज आपकी फॉल्स है। सो देखो यहां पर, द कोड कंटेन्स लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन, लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन, क्या इसमें लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन है, क्या इसमें लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन है माय डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल है। लूप इनवेरिएंट आपका कहां पर आ रहा है, लूप इनवेरिएंट आपका कहां पर आ रहा है, इसकी वजह से आई मॉड्यूलो 2 की वजह से लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन है, लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन है यहां पर, ठीक है। तो ये तो आपका फॉल्स नहीं है, ये तो चीज आपकी है ट्रू, ठीक है। लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन को बाहर भी ले जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन यहां पर है आई मॉड्यूलो 2 की वजह से, ठीक है। देयर इज स्कोप ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन इन दिस कोड। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन क्या होता है, सबको पता होगा, देखकर बताओ कि क्या इसमें कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन है इस कोड में। गोपाल वर्मा, लूप इनवेरिएंट आपका सिंपल सी कहानी है, अगर इसको हम लोग बाहर भी ले जाएं तब भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर लूप से आपका जो है कंप्यूट होगा पूरा, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है आपका लूप इनवेरिएंट आई मॉड्यूलो 2। अब ये आई मॉड्यूलो 2 की वजह से लूप इनवेरिएंट है यहां पर। देयर इज स्कोप ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन इन दिस कोड, क्या यहां पर कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन है इस कोड में? ध्यान से देखो, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई कोड गिवन है, T1 इक्वल टू 4 इंटू आई, T2 इक्वल टू 5 इंटू आई, कोई भी एक कोड गिवन है 3 एड्रेस, T3 इक्वल टू 4 इंटू आई, अगेन यहां पर आ गया। तो जब इस 4 इंटू आई को इस पॉइंट पर हम लोग इस 3 एड्रेस कोड में कंप्यूट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू T1 में है, सो व्हाई वी विल कंप्यूट दिस 4 इंटू आई अगेन, ठीक है। वाई हम लोग टाइम और मेमोरी सेव करने के लिए इस 4 इंटू आई को अगेन क्यों कंप्यूट करेंगे, T1 वाले को यूज करेंगे ना, T1 वाले को यूज करेंगे ना, सिंपल सी कहानी। अरे मेरे भाई है, क्या नाम है, जितिन, शुभम शुक्ला, मधुर गुप्ता, यहां पर आपका है, देखो यहां पर 4 इंटू जे एंड 4 इंटू जे, ठीक है। यहां पर इसकी वजह से कॉमन सब एक्सप्रेशन है, कॉमन सब एक्सप्रेशन है माय डियर फ्रेंड्स, है, यस, ठीक है, कॉमन सब एक्सप्रेशन है, तो ये भी ट्रूथ है यहां पर। देयर इज स्कोप ऑफ स्ट्रेंथ रिडक्शन इन दिस कोड। स्ट्रेंथ रिडक्शन क्या होता है, क्या यहां पर हम लोग किसी ऑपरेटर को चीपर ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं क्या भैया? यहां पर किसी ऑपरेटर को हम लोग चीपर ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर हम लोग एस्ट्रिक यूज कर रहे हैं, एस्ट्रिक को हम लोग प्लस से यूज रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर।
एस्ट्रिक को हम लोग प्लस से रिप्लेस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ इन रिडक्शन क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपका हायर कॉस्ट का ऑपरेटर प्रेजेंट है उसको लोअर कॉस्ट के ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल है यहां पर, सिंपल सी कहानी है, ठीक है, सब इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। देयर इज स्कोप ऑफ डेड कोड एलिमिनेशन इन दिस कोड, यहां पर कोई स्कोप नहीं है डेड कोड को एलिमिनेट करने का, कोई भी यहां पर डेड कोड नहीं है, हम सारे कोड का यूज कर रहे हैं, हम सारे कोड का यूज कर रहे हैं, सो यहां पर डेड कोड एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। सो ऑप्शन डी आपका राइट है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आपका राइट है। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन गाइस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेंथ एंड रिडक्शन क्या होता है, अगर किसी ऑपरेटर को हम लोग लोअर कॉस्ट ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं तो स्ट्रेंथ एंड रिडक्शन का स्कोप होता है आपका कहां पर, सी प्रोग्राम में। तो यहां पर एस्ट्रिक को हम लोग प्लस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज यहां पर कॉमन सब एक्सप्रेशन का भी स्कोप है, ठीक है, कॉमन सब एक्सप्रेशन 4x j है, इसका भी स्कोप है। लूप इनवेरिएंट का स्कोप आपकी आई मॉड्यूलो 2 की वजह से है। डेड कोड एलिमिनेशन का यहां पर कोई स्कोप नहीं है, डेड कोड एलिमिनेशन का यहां पर कोई स्कोप, डेड कोड बेटा वो होता है, डेड कोड वो होता है जिसकी वजह से कोई आपका कोई भी प्रोग्राम का आउटपुट अफेक्ट ना हो रहा हो, ठीक है, कोई भी इसमें कोई ऐसा क्या कोई कोड है जिसको हम लोग अगर हटा दें यहां से तो प्रोग्राम का आउटपुट अफेक्ट नहीं होगा, ऐसा कोई भी कोड नहीं है। हर कोड का यहां पर मीनिंग है जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम का आउटपुट जो है, ठीक है, अफेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। डेड कोड मरा हुआ इंसान, डेड जिसकी कोई वैल्यू ना हो, सिंपल सा लाइव एग्जांपल ले लो, यानी ऐसा इंसान जिसकी आपकी कोई वैल्यू ना हो, वो आपकी यहां रहे जाए रुके कुछ भी करे, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, डेड कोड। तो यहां पर देखो, यहां पर सारे कोड का मतलब है, ठीक है, फॉल्स। सेशन को लाइक करो, शेयर करो। सो ऑप्शन डी सबको समझ में आ गया, सबको मजा आ गया, और जबरदस्त शेयरिंग होनी चाहिए थी। आज बच्चे सब कहां पर हैं, सब आज बच्चे कहां हैं जो उस दिन डिमांड कर रहे थे कि सर चैप्टर 4 के क्वेश्चंस भी करा दो, प्लीज करा दो, लाइवनेस एनालिसिस बता दो, इतनी अच्छे से मैंने बताया और आप सभी गायब हैं आज, ठीक है। हाँ चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। काफी क्वेश्चंस हैं यहां पर करने को, बट आज जो है वो मजा नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है जो होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, गेट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए, और इस क्वेश्चन का जैसा एक क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए फटाफट। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है मन, ठीक है। संभव जैन, बेटा वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है, इंटरमीडिएट कोड का यूज क्यों करते हैं, फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर की पोर्टेबिलिटी को इनहैंस करने के लिए। यहां पर ऑप्शन बी भी आपका आंसर कहीं कहीं गिवन है, कहीं कहीं मेरे परमप्रिय विद्यार्थियों आपको ऑप्शन बी मिलेगा। किसी जैसे मेडी जी की बुक हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वहां पर आपको ऑप्शन बी दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन बी भी आपका सही है, प्रोग्राम एनालिसिस इज मोर एक्यूरेट ऑन इंटरमीडिएट कोड देन ऑन मशीन कोड। प्रोग्राम की जो एनालिसिस है वो इंटरमीडिएट कोड पर एक्यूरेटली की जा सकती है देन ऑन मशीन कोड, इसलिए भी इंटरमीडिएट कोड की जरूरत पड़ती है। बट जो मोस्ट प्रिसाइज यहां पर आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, जो मोस्ट प्रिसाइज यहां पर आंसर है वो आपका क्या होगा, इनहैंस करने के लिए, फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर की पोर्टेबिलिटी को इनहैंस करने के लिए इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया जाता है, ठीक है। अगर मल्टीपास कंपाइलर है, एक टाइम में अगर आपका मशीन कोड जनरेट नहीं हो रहा है तो मल्टीपास कंपाइलर में क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम को सेवरल टाइम एग्जीक्यूट किया जाता है। तो एक बार अगर इंटरमीडिएट कोड आपका जनरेट हो गया तो बाद में सिर्फ हमें बैक एंड ऑफ द कंपाइलर से मतलब है, फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर से मतलब नहीं है, फ्रंट ऑफ द कंपाइलर से मतलब नहीं है।
सो बहुत सारी बुक्स में आपको ऑप्शन बी भी मिल जाएगा, जैसे मेड जी की प्रीवियस ईयर बुक में आपको ऑप्शन बी मिलेगा, मेड जी की प्रीवियस ईयर बुक में आपको ऑप्शन बी मिलेगा, बट वो गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मोस्ट प्रिसाइज आंसर है, एक्यूरेट आंसर है, वो ऑप्शन ए है, दे एनहांस द पोर्टेबिलिटी ऑफ द कंपाइलर टू टारगेट प्रोसेसर्स, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। समझ में आ गई सबको बात? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा फ्लो एनालिसिस बिल्कुल सारे रॉन्ग हैं, जो मैंने आपको बताया है वो आपका बिल्कुल सही है। क्लियर टू एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया विधि मिश्रा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एवरीवन, ठीक है। अमन कुमार, शुभम कुमार शुक्ला, क्लियर हो गई? शुभम कुमार शुक्ला जी बात क्लियर हो गई? जो आप कह रहे हो कि ऑप्शन ए सही है, बट इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट से सही है कि नहीं, बट इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट से ऑप्शन ए ही करेक्ट है आपका 100%, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बहुत जगह आपको ऑप्शन बी मिलेगा, ऑप्शन बी भी आपका सही है, लेकिन मोस्ट प्रिसाइज आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। हाँ, ए इसमें ऑप्शन ए है, बस मेडिजी वाली में बी गिवन है आपको, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस कैटेगरी का है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताओ सारे लोग। Which language necessarily need heap allocation in the runtime environment? Heap allocation in the runtime environment. जल्दी बताओ। Heap allocation in the runtime environment. ठीक है, तो जो आपका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या मेरा रिकर्शन को अलाउ करता है? मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी यहां पर आगे भी आएगा। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या रिकर्शन को अलाउ करता है? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर अलाउज रिकर्शन। जस्ट गिव मी द आंसर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, बहुत ही अच्छी बात है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, बट जस्ट ट्राई टू रिप्लाई मी, ठीक है, मुझे रिप्लाई करने की कोशिश करो। क्या जो है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर आपके रिकर्शन को अलाउ करता है? रिकर्शन को अलाउ नहीं करता है, रिकर्शन को अलाउ नहीं करता है आपका, ठीक है। सो यहां पर, ठीक है, और जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है वो रिकर्शन को अलाउ करता है, जैसे हीप हो गया, स्टैक हो गया, ये सब आपके डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं, ठीक है, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। Those data structure support recursion? No. Those data structure use data scope, dynamic scoping? No. Those data allow dynamic data structure, ठीक है, जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर को अलाउ करते हैं, ठीक है, लाइक हीप, स्टैक, समथिंग। Those data use global variables? No. Option C is the right answer है 100%, ठीक है। हाँ, रिकर्शन के लिए स्टैक लगता है, वेरी गुड। तो सबको याद आज वो बात नहीं है, आज 50 प्लस भी क्रॉस नहीं किया, उस दिन 70, 80, 90, 100, 150 तक बच्चे पहुंचे थे, और सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर यहाँ पर आज जो है सेशन 2 भी करा, मतलब चैप्टर 4 के क्वेश्चंस भी करा दीजिए, और आज जब मैं कराने आया हूं तो बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। सो यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, बेसिक ब्लॉक क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, और यहां से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनके बारे में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो बेसिक ब्लॉक क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? बेसिक ब्लॉक जनरली क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका कोई भी कंट्रोल बिगनिंग में एंटर करता है, ठीक है, एंड लास्ट में क्या करता है? लीव करता है। तो 3 एड्रेस का कोई भी कॉन्जुगेटिव सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होता है आपका बेसिक ब्लॉक। कोई भी 3 एड्रेस अगर किसी एक्सप्रेशन के लिए आपको गिवन है, सो वो एक सीक्वेंस होता है कॉन्जुगेटिव स्टेटमेंट्स का बेसिक ब्लॉक, जहां पर आपका कोई भी कंट्रोल स्टार्टिंग में एंटर करता है बेसिक ब्लॉक में, और लास्ट में लीव करता है, ठीक है, लास्ट में क्या करता है? लीव करता है। सो बड़े ध्यान से लिख लो इस डेफिनेशन को। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ
इट इज ए सीक्वेंस ऑफ, एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे दूंगा, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स in which control enters at the beginning, in the beginning and leaves at the end, और लास्ट में आपका जो है वो लीव करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ले लूं कोई T1 इक्वल टू 4 इंटू आई, T2 इक्वल टू ए ऑफ T1, ठीक है, T3 इक्वल टू if I less than 5 go to 1, if I less than 5 go to 1, ठीक है, if I less than 5 go to 2, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, स्टेटमेंट 2 है, और ये स्टेटमेंट आपका 3 है, go to 2 नॉट फर्स्ट, go to 2, ठीक है, go to 2। तो यहां पर ये आपका जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन है, ये आपका क्या है, ये बेसिक ब्लॉक, ठीक है, बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ता है, कोई भी आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट गिवन होगा, ठीक है, अब इसको बेसिक ब्लॉक, कितने बेसिक ब्लॉक होंगे सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट में, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स को अगर बेसिक ब्लॉक्स में डिफाइन करना है कि किस बेसिक ब्लॉक में कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स रहेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब टू डिवाइड, अगला पॉइंट आपका यहां पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग, आराम से सीखो, ठीक है। टू डिवाइड गिवन 3 एड्रेस कोड, इस गिवन 3 एड्रेस कोड को अगर हमें बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करना है, ठीक है, तो हमें लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन सा आपका लीडर स्टेटमेंट है। टू डिवाइड गिवन 3 एड्रेस कोड, ठीक है, इनटू बेसिक ब्लॉक्स, we need to find out what, we need to find out leader statement, we need to find out, why my dear friends, leader statement, हमें लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लीडर स्टेटमेंट्स। सो लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के रूल्स क्या हैं, लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के रूल्स क्या है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। रूल्स क्या है लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी आपको अगर 3 एड्रेस कोड गिवन है और आपसे कहा जा रहा है इसमें बेसिक ब्लॉक्स फाइंड आउट करो, या डैग बनाओ, या कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले आपको लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करने का रूल नंबर फर्स्ट क्या है, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए लीडर स्टेटमेंट। इसी को लेके अभी मैं आपको समझा दूंगा। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए लीडर स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपका 3 एड्रेस कोड का होगा, जिसको बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करने के लिए कहा गया है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा वही आपका लीडर स्टेटमेंट होगा। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए लीडर स्टेटमेंट, ठीक है, इज ए लीडर स्टेटमेंट। सो अगर मैं इसी कोड की बात करूं तो यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट जो मेरा है वो क्या है, 1 है, तो मैं यहां पर एस्टेरिस्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 1 मेरा क्या हो गया, लीडर स्टेटमेंट हो गया, 1 मेरा क्या हो गया, लीडर स्टेटमेंट हो गया, 1 मेरा क्या हो गया, लीडर स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा यहां पर दूसरा रूल आपका क्या होता है, दूसरा रूल क्या होता है, द टारगेट एड्रेस ऑफ एनी कंडीशनल एंड अनकंडीशनल गो टू, ठीक है। जो टारगेट एड्रेस होता है आपका कंडीशनल एंड अनकंडीशनल गो टू का, वो भी आपका क्या होता है, लीडर स्टेटमेंट होता है। तो पहले लिख लो इसको, द टारगेट एड्रेस ऑफ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल गो टू, ठीक है, जो भी आपका कंडीशनल एंड अनकंडीशनल गो टू का टारगेट एड्रेस होता है, ठीक है, इज व्हाट, लीडर स्टेटमेंट, वो भी आपका लीडर स्टेटमेंट होता है, वो भी आपका क्या होता है, लीडर स्टेटमेंट होता है,
ठीक है, वो भी आपका क्या होता है, लीडर स्टेटमेंट होता है। तो यहां पर आपका जो है, यहां पर जो आपका देखो, यहां पर आगे बढ़ेंगे, 1 मेरा लीडर स्टेटमेंट है क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, तो 1 मेरा लीडर स्टेटमेंट है। जब आगे नीचे आएंगे तो जैसे 3 पर आएंगे तो 3 में क्या गिवन है, इफ i लेस देन 5 गो टू 2, तो टारगेट एड्रेस क्या है, गो टू का 2 है, तो 2 भी मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, 2 भी मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, लीडर स्टेटमेंट हो जाएगा। 2 भी मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, लीडर स्टेटमेंट हो जाएगा। तो 2 रूल हमने पढ़ भी लिए और सीख भी लिए, डिवाइड करना अभी आपसे मैं आगे कराऊंगा। और तीसरा रूल आपका यहां पर क्या होता है, तीसरा रूल माय डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या होता है, दबा के शेयर करो। तीसरा रूल यहां पर क्या होता है, द स्टेटमेंट इज जस्ट आफ्टर दी गो टू स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट अगर यहां पर कोई और आगे गिवन होता, द स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर दी गो टू स्टेटमेंट इज ए लीडर स्टेटमेंट, ठीक है। द स्टेटमेंट just after the leader statement, just after the go to statement, just after the go to statement, statement is called leader statement, is leader statement। अगर कोई स्टेट इज लीडर स्टेटमेंट, तो यहां पर आपका कोई गो टू के बाद कोई यहां पर आपका स्टेटमेंट है नहीं, इसीलिए इस वाले में आपके सिर्फ 2 ही लीडर स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, दिल तक पहुंच गई सबके बात कि लीडर स्टेटमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी गिवन 3 एड्रेस कोड में, और कैसे बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। यहां तक बात सबको समझ आ गई माय डियर फ्रेंड्स? शेयर करो सेशन को, लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। एक बार बता दो यस सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया यहां तक की बात। बेसिक ब्लॉक क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। कोई अगर आपको 3 एड्रेस कोड गिवन है, 3 एड्रेस कोड का सीक्वेंस गिवन है और आपको बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करना है, सबसे पहले लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो उस 3 एड्रेस कोड का पहला स्टेटमेंट है वो ऑलवेज लीडर स्टेटमेंट होता है, ठीक है। देखो उसमें कहीं कंडीशनल एंड अनकंडीशनल गो टू तो नहीं है, अगर है तो उसका जो टारगेट एड्रेस होगा वो भी आपका लीडर स्टेटमेंट होगा, और गो टू के बाद का जो भी जस्ट आफ्टर का जो स्टेटमेंट होता है वो भी आपका लीडर स्टेटमेंट होता है, ठीक है। 3 नहीं होगा गुड़िया कुमारी, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, यहां पे एग्जांपल लेके भी देख लिया हम लोगों ने कि कौन कौन, ये रूल लगा के भी देख लिए इस एग्जांपल में कि कौन कौन से यहाँ पे लीडर स्टेटमेंट है। तो 1 और सेकंड आपकी लीडर स्टेटमेंट है। अब आपको बेसिक ब्लॉक कैसे फॉर्म करना है बेटा गुड़िया कुमारी, 3 नहीं होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा आपका, ये 2 और 3 आपके एक ही बेसिक ब्लॉक में आ जाएंगे। क्या नाम है गुड़िया, ठीक है। इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो वो आपका लीडर स्टेटमेंट होता है, इसका टारगेट एड्रेस लीडर स्टेटमेंट है। अभी ध्यान से सुनो गुड़िया कुमारी, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनती रहो बस खाली, ठीक है। अब बेसिक ब्लॉक फॉर्म कैसे करेंगे, बेसिक ब्लॉक फॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिक ब्लॉक हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दी लीडर स्टेटमेंट एंड वी नीड टू एंड दी बेसिक ब्लॉक जस्ट बिफोर अपीयरेंस ऑफ द नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेसिक ब्लॉक हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं बनाना, लीडर स्टेटमेंट से बनाना स्टार्ट करते हैं, एंड उस बेसिक ब्लॉक को एंड कहां पर कर देते हैं, जस्ट बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द नेक्स्ट बेसिक ब्लॉक, जस्ट बिफोर अपीयरेंस ऑफ द नेक्स्ट बेसिक ब्लॉक वी नीड to construct basic block from leader statement and need to end, जरूरत है उसको एंड करने की, need to end just before appearance of just before appearance of next leader statement। दूसरा लीडर स्टेटमेंट जैसे ही अपीयर होगा वहीं पे उस पहले वाले बेसिक ब्लॉक को एंड कर देंगे, जिसको हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, यहां पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर ले तो कितने बेसिक ब्लॉक होंगे, अरे भैया कितने बेसिक ब्लॉक होंगे, पहला बेसिक ब्लॉक हम लोग यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको एंड कहां पर करेंगे, जस्ट बिफोर अपीयरेंस ऑफ द नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट। तो सेकंड आपका नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट है, तो इससे पहले इसको यहां पर एंड कर देंगे। सो बेसिक ब्लॉक B1 में सिर्फ आपका एक ही स्टेटमेंट आएगा, बेसिक ब्लॉक B1 में सिर्फ आपका एक ही स्टेटमेंट आएगा, ठीक है।
दूसरे बेसिक ब्लॉक में कौन कौन से, आप इसको दूसरा बेसिक ब्लॉक कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, सेकंड से बनाना स्टार्ट करेंगे, इसमें दोनों आ जाएंगे आपके 2 और 3, इसमें दोनों आ जाएंगे आपके 2 और 3, इसमें आपके दोनों आ जाएंगे। तो यहां पर आपके दो ही बेसिक ब्लॉक होंगे, एक B1 एक B2। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर टू एवरीवन।